आज हम रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री की दुनिया में उतर रहे हैं। हाँ। और मेरा वादा है ये आपके स्कूल के दिनों जैसा बिल्कुल नहीं होगा। हम देखेंगे कि स्कूल की किताबों में जो सीधी सादी तस्वीरें होती हैं, असल दुनिया में वो कैसे थोड़ी उलझी हुई और हैरान कर देने वाली सच्चाइयों में बदल जाती हैं। बिल्कुल। और आज जो हमारे स्रोत हैं वो भी काफ़ी दिलचस्प है। हमारे पास कुछ अकादमिक रिसर्च पेपर्स हैं और कुछ आप कह सकते हैं ऑनलाइन हुई बहुत मज़ेदार बहसें भी हैं। अच्छा। हाँ, ये हमें एक अणु को लेकर लगभग 70 साल तक चली एक वैज्ञानिक जंग के बारे में बताती हैं, और ये भी कि कैसे वैज्ञानिक मीथेन जैसे उबाऊ अणुओं को जगाकर कीमती चीज़ों में बदल रहे हैं। और मैंने एक स्रोत देखा जिसमें लेजर का इस्तेमाल करके कोयले और टार जैसी पुरानी चीजों से भविष्य के इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने की बात थी। हाँ, वो भी है। तो आज हमारा मकसद ये समझना है कि केमिस्ट्री सिर्फ नियमों और फॉर्मूलों का खेल नहीं है, बल्कि यह खोज, रचनात्मकता और आणविक स्तर पर पदार्थ को बदलने की एक कला है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए। तो चलिए एक ऐसी चीज से शुरू करते हैं जो शायद हम सबको याद होगी, लुईस संरचनाएं। हाँ, स्कूल केमिस्ट्री की सबसे पहली चीज। बिल्कुल, वो लाइनें और डॉट्स बनाकर अणुओं के स्केच बनाना। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो सच है? हाँ, क्या ये स्केच हमेशा सच बोलते हैं? हमारे एक स्रोत जो केमिस्ट्री स्टैक एक्सचेंज पर एक चर्चा से है, उसके मुताबिक जवाब है बिल्कुल नहीं। अच्छा। असल में वो एक शुरुआती नक्शे की तरह है। आपको शहर का मोटा मोटा अंदाजा तो दे देते हैं, लेकिन गलियां और असल इमारतें नहीं दिखाते। कई मामलों में, जैसे कि एरोमेटिक सिस्टम या फोटोकेमिस्ट्री में, ये लुईस संरचनाएं भ्रामक या पूरी तरह से गलत हो सकती हैं। वाह, तो स्कूल में हमें जो सिखाया गया वो असल में अधूरा था। मुझे हमेशा लगता था कि इन चित्रों में कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, बिल्कुल। ऐसा कोई मशहूर उदाहरण है जहां ये लुईस संरचना पूरी तरह से फेल हो जाती है? सबसे क्लासिक उदाहरण है ऑक्सीजन का अणु O2। अगर आप उसकी लुईस संरचना बनाएंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ी में दिखेंगे, एकदम शांत और संतुष्ट। हाँ, डबल बॉन्ड के साथ, सही। बिल्कुल। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन के पास 2 अकेले इलेक्ट्रॉन होते हैं जो छोटे छोटे चुंबक की तरह काम करते हैं। अच्छा। हाँ, और यही वजह है कि अगर आप तरल ऑक्सीजन को 2 शक्तिशाली चुंबकों के बीच डालें तो वो रुको, क्या तरल ऑक्सीजन? हाँ, वो हवा में ही अटक जाएगी। वो चुंबक की तरफ खिंचती है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब वो चुंबक से चिपक जाती है? हाँ, और ये बहुत अजीब बात है। इसे पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। पैरामैग्नेटिज्म। और स्कूल का वो सीधा साधा चित्र इस बात को बिल्कुल नहीं समझा पाता। इसे समझने के लिए हमें आणविक कक्षीय सिद्धांत जैसे कहीं ज्यादा उन्नत मॉडल की जरूरत पड़ती है। सही बात है। ये दिखाता है कि हमारे सबसे सरल नक्शे भी कभी-कभी हमें गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। बिल्कुल। तो जब ये सरल नक्शे काम नहीं करते, तब क्या होता है? मुझे लगता है यहीं से चीजें दिलचस्प होनी शुरू होती हैं। हाँ, यहीं से असली केमिस्ट्री शुरू होती है। हमारे स्रोतों ने एक ऐसी कहानी है जो एक अणु के आकार को लेकर लगभग 70 सालों तक चली एक जबरदस्त वैज्ञानिक बहस के बारे में है। हाँ, ये विज्ञान की दुनिया की सबसे प्रसिद्ध बहसों में से एक है। ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन की कहानी है और इसका हीरो है 2-नॉरबोर्निल कटियान नाम का एक अणु। 2-नॉरबोर्निल कटायन, ठीक है। कहानी 1940 के दशक में शुरू होती है, जब सॉल विंस्टीन नाम के एक रसायनज्ञ ने एक बहुत ही अजीब विचार पेश किया। उन्होंने कहा कि इस अणु में एक सिग्मा बॉन्ड, जो आमतौर पर 2 परमाणुओं को कसकर पकड़कर रखता है, हाँ, सबसे मजबूत बॉन्ड, वो असल में किसी पुल की तरह 3 परमाणुओं के बीच फैला हुआ है। 1 मिनट, एक बॉन्ड 3 परमाणुओं के बीच, मतलब ये तो केमिस्ट्री के सारे नियमों के खिलाफ है। ये तो कुछ वैसा हो गया जैसे 2 लोगों की दोस्ती में अचानक तीसरा भी बराबर का हिस्सेदार बन जाए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही सोचा। तो क्या लोगों ने उनकी बात मान ली? बिल्कुल नहीं। उस समय के एक और दिग्गज नोबेल पुरस्कार विजेता H.C. ब्राउन ने इस विचार का मजाक उड़ाया और इसका पुरजोर विरोध किया। अच्छा। उन्होंने कहा कि ये कोई नई तरह की बॉन्डिंग नहीं है, बल्कि अणु बस 2 पारंपरिक आकारों के बीच इतनी तेजी से बदल रहा है कि हमें लग रहा है कि वो एक ही समय में दोनों जगह है। जैसे एक पंखा तेजी से घूमता है तो हमें एक पूरा गोला नजर आता है, जबकि होते तो सिर्फ 3 ब्लेड है। बिल्कुल यही उदाहरण उन्होंने दिया था। तो ये तो 2 बड़े वैज्ञानिकों के बीच एक जंग बन गई। हाँ, और ये जंग दशकों तक चली।
दोनों तरफ के वैज्ञानिक अपने अपने सिद्धांतों को साबित करने के लिए लगातार प्रयोग करते रहे। पूरी केमिस्ट्री की दुनिया दो खेमों में बट गई थी, टीम विंस्टीन और टीम ब्राउन। कमाल है। ये सिर्फ एक अणु की कहानी नहीं थी, ये इस बात की लड़ाई थी कि हम रासायनिक बंधों को कैसे समझते हैं। 70 साल, एक अणु के आकार को लेकर 70 साल की बहस, ये तो कमाल है। तो आखिर ये रहस्य सुलझा कैसे? अंत में 2013 में जाकर ये मामला सुलझा। 2013 में? हाँ, सोचे 70 साल बाद जर्मनी में शोधकर्ताओं की एक टीम ने आखिरकार वो कर दिखाया जो दशकों से असंभव माना जा रहा था। उन्होंने उस अणु की एक क्रिस्टल संरचना हासिल कर ली। मतलब उन्होंने अणु को एक तरह से फ्रीज करके उसकी तस्वीर ले ली। और उस तस्वीर में क्या दिखा? विंस्टीन सही थे या ब्राउन? तस्वीर ने साफ तौर पर विंस्टीन के अजीब पुल वाले नॉन क्लासिकल मॉडल की पुष्टि की। H.C. ब्राउन गलत थे। अरे वाह! सोचिए उस लैब में क्या माहौल रहा होगा जब दशकों बाद वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर सामने आया होगा। ये सिर्फ एक अणु की जीत नहीं थी, ये तकनीक की भी जीत थी, जिसने हमें आखिरकार उस स्तर पर देखने की इजाजत दी। सही बात है। इसने दिखाया कि विज्ञान में कभी-कभी सही सवाल पूछना ही काफी नहीं होता, आपको सही औजार के बनने का भी इंतजार करना पड़ता है। बिल्कुल। ठीक है, तो वो कहानी थी एक बहुत ही अजीब और प्रतिक्रियाशील अणु को समझने की। लेकिन उस समस्या का क्या जो इसकी ठीक उलट है? उन अणुओं का क्या जो इतने स्थिर और उबाऊ हैं कि कुछ करना ही नहीं चाहते? आप एल्केन फंक्शनलाइजेशन के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। एल्केन जैसे मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल में पाए जाते हैं। हाँ। ये रसायन विज्ञान की दुनिया के आलसी अणु हैं। इनके कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन बॉन्ड इतने मजबूत होते हैं कि ये किसी से प्रतिक्रिया करना ही नहीं चाहते। एक मिनट, अगर ये एल्केन इतने स्थिर और उबाऊ हैं, तो उद्योग उन्हें 600 डिग्री पर गर्म क्यों कर रहा है? जैसा कि एक स्रोत में दिखा था, कुछ तो होता ही होगा। हाँ, आप सही कह रहे हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। मतलब ये तरीका काम तो करता है, भले ही बेढंगा हो। हाँ, ये तरीका काम करता है, लेकिन एक भारी कीमत पर। ये एक कमरे में कील ठोकने के लिए हथौड़े की जगह बुलडोजर इस्तेमाल करने जैसा है। हाँ, सही है। कील तो शायद लग जाएगी, पर दीवार का क्या होगा? बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद होती है और हमें कई अनचाहे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिन्हें अलग करना पड़ता है। ये बहुत ही गंदा और अक्षम तरीका है। तो चुनौती ये है कि इन आलसी अणुओं को धीरे से जगाया जाए। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर आणविक उत्प्रेरक काम आते हैं। स्रोत बताता है कि शोधकर्ता ऐसी रणनीतियां खोज रहे हैं जो एक चाबी की तरह काम करें। चाबी की तरह? हाँ, वे CH बॉन्ड जैसी मजबूत तिजोरी को तोड़ने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, बल्कि एक मास्टर की बनाना चाहते हैं। कार्बीन इंसर्शन जैसी तकनीक एक ऐसी ही मास्टर की है जो चुपके से बॉन्ड के बीच में घुस जाती है और उसे खोल देती है, बिना किसी तोड़फोड़ के। और इसका असली दुनिया में क्या फायदा होगा? अंतिम लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है इन सस्ते और भारी मात्रा में उपलब्ध एल्केन्स को सीधे मूल्यवान रसायनों में बदलना। सोचिए, अगर हम प्राकृतिक गैस, जो ज्यादातर मीथेन है, को सीधे मेथनॉल जैसे तरल ईंधन में बदल सके, बिना उस बड़े और महंगे औद्योगिक प्लांट के। बिल्कुल। या प्रोपेन को सीधे प्रोपीन में बदल सके, जिससे पॉलीप्रोपीन प्लास्टिक बनता है। ये रसायन उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। प्रक्रियाएं सस्ती, ज्यादा कुशल और पर्यावरण के लिए बेहतर हो सकती हैं। तो एक तरफ हम मीथेन जैसे उबाऊ और सरल अणुओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म काम है। हाँ, बहुत। लेकिन मुझे हमारे स्रोतों में एक बिल्कुल उल्टी चीज दिखी। कोयला या टार, ये तो रसायनों का एक गंदा जटिल मिश्रण है। क्या हम इन पर भी ऐसा ही नियंत्रण पा सकते हैं? सुनने में तो ये नामुमकिन लगता है। ये वाकई एक हैरान कर देने वाला शोध है। यहाँ वैज्ञानिक रसायनों के उस गंदे मिश्रण को ले रहे हैं और उस पर एक CO2 लेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेजर? हाँ, ये लेजर एक बहुत ही छोटे से हिस्से को एक पल के लिए 3000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देता है। ये सूरज की सतह के आधे तापमान के बराबर है। 3000 डिग्री? हाँ। इस भयानक गर्मी से सारे रासायनिक बंधन टूट जाते हैं और फिर नए तरीके से जुड़ते हैं। आप कह रहे हैं कि वो टार जैसी बेकार चीज लेकर उस पर लेजर से कुछ बना रहे हैं। वे असल में क्या बना रहे हैं? वे उससे कार्बन आधारित सामग्रियां बना रहे हैं जिनकी विद्युत चालकता यानी बिजली पास करने की क्षमता को बहुत सटीक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। ये तो कमाल की बात है।
हाँ, वे शुरुआती सामग्री जैसे टार या कोयला और लेजर की सेटिंग्स जैसे उसकी ताकत और गति को बदलकर अंतिम उत्पाद के गुण तय कर सकते हैं। ये होता कैसे है? मतलब लेजर असल में करता क्या है? ये दो मुख्य काम करता है। पहला है डिहाइड्रोजनेशन। ये अणु को उसकी हाइड्रोजन की जैकेट उतारने पर मजबूर करता है। अच्छा। और दूसरा है ग्रेफाइटाइजेशन। ये बचे हुए कार्बन परमाणुओं को ग्रेफाइट की तरह साफ सुथरी परतों में व्यवस्थित करता है। नतीजा ये होता है कि आप एक बेकार अचालक चीज से शुरू करते हैं और एक ऐसी सामग्री बना लेते हैं जो बिजली का अच्छा संवाहक है। तो इस लेजर से लिखे तार का हम क्या कर सकते हैं? इसका वास्तविक उपयोग क्या है? स्रोत में कुछ बहुत ही भविष्यवादी एप्लीकेशंस का जिक्र है, जैसे लचीले इलेक्ट्रॉनिक्स बनाना जिन्हें आप मोड़ सकते हैं, अरे वाह! स्ट्रेन सेंसर्स जो खिंचाव या दबाव को माप सकते हैं, और यहाँ तक कि पारदर्शी हीटर भी। पारदर्शी हीटर? शीशे की एक पतली परत की तरह? हाँ, बिल्कुल, जो 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकते हैं। ये पुरानी, कम कीमत वाली चीजों को लेकर उन्हें हाईटेक इंजीनियरिंग सामग्रियों में बदलने का एक शानदार उदाहरण है। हाईटेक सामग्रियों से चलिए अब हाईटेक प्रणोदन यानी रॉकेट टेक्नोलॉजी की तरफ चलते हैं। जरूर। हमारे पास एक स्रोत था जो रॉकेट ईंधन के बारे में था और जो पहली नजर में बहुत खास लगता है, लेकिन उसने एक बहुत ही बुनियादी कमी को उजागर किया। हाँ, ये नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के मिश्रण से जुड़ा है। इस मिश्रण को कभी-कभी NOFBX कहा जाता है। NFBX, ठीक है। इसे पारंपरिक रॉकेट ईंधन जैसे हाइड्रोजीन का एक हरा विकल्प माना जाता है, क्योंकि हाइड्रोजीन बहुत जहरीला होता है। तो इसमें नई बात क्या थी? वैज्ञानिक इस नए ईंधन का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन कोई समस्या आ रही थी। बिल्कुल। जब वे कंप्यूटर पर इसके दहन का अनुकरण कर रहे थे, तो उनके मॉडल के नतीजे असली प्रयोगों के नतीजों से मेल नहीं खा रहे थे। कहाँ पर? खासकर कम तापमान पर ईंधन के जलने में लगने वाले समय, मतलब इग्निशन टाइम को लेकर कुछ तो गड़बड़ थी। उनके नक्शे में कोई रास्ता गायब था। और उन्हें वो गायब रास्ता मिल गया। हाँ, उन्होंने एक ऐसी सीधी प्रतिक्रिया की खोज की जिसके बारे में पहले किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने पाया कि N2O से निकलने वाला एक ऑक्सीजन परमाणु सीधे हाइड्रोकार्बन के डबल या ट्रिपल बॉन्ड पर हमला करता है। सीधे बॉन्ड पर? हाँ, ये एक अस्थायी 5 सदस्यीय रिंग बनाता है जो फिर तुरंत टूटकर नाइट्रोजन गैस और एक एल्डिहाइड या कीटोन बना देता है। ये एक बहुत ही तेज और सीधा रास्ता था जो उनके पुराने मॉडल्स में था ही नहीं। और इस एक छोटे से रास्ते को खोजने से क्या फर्क पड़ा? ये बहुत महत्वपूर्ण था। जैसे ही उन्होंने इस नई प्रतिक्रिया को अपने कंप्यूटर सिमुलेशन में जोड़ा, उनके मॉडल के नतीजे प्रयोगात्मक डेटा से बिल्कुल मेल खाने लगे। अच्छा। ये ऐसा था जैसे आपको एक नक्शे पर एक गुप्त शॉर्टकट मिल गया हो जो आपकी यात्रा के समय को पूरी तरह से बदल दे। यह दिखाता है कि कैसे एक अकेली पहले से अज्ञात प्रतिक्रिया हमारे समझने के तरीके को बदल सकती है कि एक रॉकेट इंजन जैसी जटिल प्रणाली कैसे काम करती है। और ये सुरक्षा और डिजाइन के लिए बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। तो आज हमने जो कुछ भी देखा उसका क्या मतलब है? हमने स्कूल की किताबों के एक सरल चित्र से शुरुआत की और फिर एक 70 साल पुराने वैज्ञानिक रहस्य से सोते हुए अणुओं को जगाने की कला, लेजर से तार पर लिखने और यहाँ तक कि रॉकेट विज्ञान की गहराइयों में भी उतरे। ये सब यही दिखाता है कि रसायन विज्ञान सिर्फ नियमों का एक संग्रह नहीं है। ये मॉडलिंग, बहस, खोज और नियंत्रण की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, हम आणविक दुनिया को बेहतर ढंग से समझने और उसे अपनी मर्जी से चलाने के लिए अपने नक्शों को लगातार बेहतर बना रहे हैं। बिल्कुल, चाहे वो लुईस संरचनाएं हों या 70 साल पुराने नॉन क्लासिकल आयन। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प विचार पर लाकर छोड़ता है। जो 2 नॉर्मोनल कार्टियन पर आधुनिक काम हुआ है, उससे ये पता चला है कि बड़े जटिल उत्प्रेरक अणु एक प्रतिक्रियाशील अणु के चारों ओर एक पिंजरे की तरह काम कर सकते हैं। हाँ, एक बाइंडिंग पॉकेट की तरह, जो उसे एक खास तरीके से प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर करते हैं। बिल्कुल। और यह श्रोता के लिए सोचने वाली बात है। अगर हम एक अणु को एक जटिल 3 आयामी वातावरण में फंसा सकते हैं, तो क्या हम उसे उन तरीकों से प्रतिक्रिया करने के लिए निर्देशित कर सकते हैं जो खुली जगह में असंभव होंगे? वाह! यह रसायन विज्ञान की अगली सीमाओं में से एक है, जहां हम सिर्फ अणुओं को नहीं बदल रहे हैं, बल्कि उस जगह को भी डिजाइन कर रहे हैं जिसमें वे प्रतिक्रिया करते हैं।